क्या कर सकते हैं आपके लिए? सर, वो सूतरखाना बस्ती में एक मर्डर होने वाला है। मैं उसी के लिए आपको वार्न करने आई हूँ। किसका मर्डर? और आप कैसे जानती हैं? इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। बैठिए प्लीज, बैठिए। लेकिन क्यों नहीं बता सकती हैं? अगर आप सही हैं तो पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए ना हमें, ताकि हम एक्शन ले सकें। देखिए, मुझे जो बताना था मैंने आपको बता दिया, अब आगे आप संभाल लीजिए। तो क्या करेंगे आपकी इस आधी अधूरी इंफॉर्मेशन का? पूरी बात तो बतानी पड़ेगी ना आपको। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, अब आप संभाल लीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। A for apple. ये है एप्पल। A for Apple. good. B for Ball. C for car. C for Car. very good. D अब आप सब लोग दोहराओ, मैं अभी आती हूँ। A for apple. B for ball. C for cat. A for apple. B for ball. C for car. वेरी गुड, अब आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर दिव्या, हमें आपसे और भी कुछ पूछताछ करनी थी। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं पता। आई एम सॉरी, मैं आपको और कुछ नहीं बता सकती। हेलो सर, मैंने पता किया। डॉक्टर दिव्या एक MBBS डॉक्टर है। सूतरखाना की बस्ती में एक शिफा नाम से क्लिनिक चलाती है, जहाँ पे वो वहाँ के लोगों को फ्री ट्रीटमेंट देती है। और कुछ पता चला? नहीं सर, वो और कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। सर, मुझे तो लग रहा है कि उसे कोई गलतफहमी हुई होगी। कबीर, हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो मर्डर की बात कर रही है, एक डॉक्टर है, समझदार है। अगर वो होने वाले कातिल का नाम नहीं बता रही तो हो सकता है कि वो उसका कोई बहुत करीबी हो। इसे वो गलत करने से रोकना भी चाहती है और ये भी नहीं चाहती कि वो किसी परेशानी में पड़े। पता करो कि बस्ती में उसके करीबी लोग कौन हैं, शायद हमें पता चले वो किसे बचाना चाहती है। ओके सर। अरे बेटा, शादाब का कुछ पता चला? नहीं अम्मी, मैंने हर जगह देख लिया, भाईजान कहीं नहीं मिले। ठीक है, तू सुबह से निकली है, कुछ खाया भी नहीं है। ये ले, नाश्ता कर। आप यहाँ रखिए, मैं पानी पी के आती हूँ। शादाब है घर पे? नहीं, क्या बात है? आप इतना चिंतित क्यों लग रही हैं? दिव्या कल रात से घर नहीं आई है। उसका फोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन फोन भी बंद आ रहा है। तो मैंने सोचा शादाब को मालूम होगा कि वो कहाँ है, इसलिए आपके घर पूछने चली आई। लेकिन कल रात से तो शादाब भी घर नहीं आया है, इसीलिए तो मैंने रजिया को भेजा था सुबह उसे ढूंढ के लाने को। और अब आप कह रही है कि डॉक्टर नीचे भी नहीं है। कहाँ गए होंगे दोनों? देखिए, आपकी बेटी एक डॉक्टर है, हो सकता है वो दोनों किसी पेशेंट को देखने कहीं गए हों और वहां नेटवर्क ना आ रहा हो या बैटरी चली गई हो, इसलिए फोन नहीं लग रहा होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी दिव्या बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लड़की है और आज तक मुझे बिना बताए वो कहीं भी नहीं गई, और ऐसा वो कुछ कर भी नहीं सकती। और शादाब साहब, वो तो बिल्कुल निकम्मा और बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं था पहले, लेकिन जब से डॉक्टर जी की संगत में रहने लगा एकदम सुधर गया। अरे उससे ज्यादा तो हमें डॉक्टर जी की चिंता हो रही है। बड़ी ही नेक बच्ची है और हम पर बहुत एहसान है उसके। अब किसी भी तरह करके उसे ढूंढिए। कोई तस्वीर है आपके पास? हाँ जी। बेटा, इससे हम कल मिल चुके हैं। ये पुलिस स्टेशन आई थी कल।
और इसने ये बताया कि इसे अंदेशा है इसकी बस्ती में कोई मर्डर होने वाला है। सर वो सूतरखाना बस्ती में एक मर्डर होने वाला है, मैं उसी के लिए आपको वार्न करने आई हूँ। लेकिन इसने कोई भी डिटेल्स बताने से साफ मना कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई भी बात उसने मुझे नहीं बताई। मुझे बहुत ही चिंता हो रही है अभी से। सर यही है वो क्लिनिक। लॉक्ड है। कबीर पता करो कब से बंद है, या देखो किसी के पास चाबी है क्या। यस सर। सर मैंने पता किया, दिव्या शाम को इस क्लिनिक में अलग अलग उम्र के लोगों को पढ़ाया करती थी। कल रात 8 बजे की क्लास खत्म कर दी, जिसके बाद वो लोग अपने अपने घर लौट गए थे। क्लिनिक में सिर्फ दिव्या और शादाब ही थे, लेकिन उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। एक काम करो कबीर, ताला तोड़वा। लगता है कोई बड़ी वारदात हुई, तलाश लो। सर यहाँ पे देखिए खून पड़ा है। लगता है चोट काफी गहरी थी। फॉरेंसिक को बुलाओ और सैंपल लेने के लिए कहो। क्लिनिक को सील करो। सर अगर दिव्या सच बोल रही थी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने मर्डर के बारे में बात कर रही थी? अपनी मौत की बात कर रही थी और चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं थी। अगर ऐसा था तो वो खुद का कत्ल करने वाले की पहचान क्यों छुपाएगी हमसे? सर हमारी तलाशी के दौरान ये शादाब और दिव्या के मोबाइल फोन मिले हैं। सर इनकी लास्ट लोकेशन के हिसाब से ये फोन सारी रात क्लिनिक में ही थे। दोनों अपने फोन एक साथ भूल गए क्लिनिक में। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उन्हें जबरदस्ती क्लिनिक से ले जाया गया और इसलिए फोन उठाने का मौका ही ना मिला। फोन को फोरेंसिक भिजवाओ और पता करो कि बस्ती में किसने उन्हें आखिरी बार देखा और कहा। हेलो, कैसी हैं आप? रजिया बता रही थी कि आपने कल से कुछ भी खाया पिया नहीं है। जिस माँ के बच्चे का कुछ अता पता ना हो, उस माँ के गले से निवाला कैसे उतरेगा? पता नहीं दोनों बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं। भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे बच्चे सही सलामत वापस आ जाएंगे। थोड़ी सी शांति है मेरे दिल को कि शादाब दिव्या के साथ है। आपका शादाब भी आजकल बहुत जिम्मेदार हो गया है। ये सब आपकी बेटी दिव्या की वजह से ही है जो शादाब इतना बदल गए। अरे असलम भाई, क्या हाल है? लाला से आप छोड़िए। अरे एक ही सेब है ना? क्या? अम्मी एक बात बता, मेरे पैसे किसने चुराए? अरे मैंने नहीं चुराया अम्मी। निकम्मा कहीं का झूठ। यार बचाना है। दिन भर आवारागर्दी करता रहता है और मैंने नहीं निकाला। तू हट इधर से। हाँ? मेरे पैसे क्या पेड़ में उगते हैं जो तू करता है? क्या कर रही है यार अम्मी? पकड़ देख पकड़ मारूं असलम पकड़। अम्मी छोड़ दिया। अम्मी बात करने का तमीज नहीं, बात करने की। हाँ अम्मी माँ को याद अम्मी 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 जान अम्मी जान अम्मी। अरे काम क्यों नहीं करता तू? अरे निकम्मा कहीं का। कौन देगा काम यार, बता। ए असलम तेरे पास कोई काम है क्या? बच्चे से निकम्मे का तो कभी काम नहीं। अरे तेरी तो देखा, इसके पास भी तेरे लिए काम नहीं अरे है। अम्मी सब आंटी देखो ना डॉक्टर नीजी, बिल्कुल निकम्मा ये लड़का, कोई काम खाना काज का, बस ऐसे ही तंग करता है। आंटी जी आप गुस्सा ना करें, वैसे मेरे पास इसके लिए काम है। मुझे क्लिनिक पर एक हेल्पर की ज़रूरत है, अगर ये चाहे तो कल से ही काम पर आ सकता है। सच? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई काम। अम्मी मैं क्या काम करूंगा डॉक्टर के? चुप कर जी, जरूर आएगा ये। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। ठीक है, तो फिर कल से आ जाना, मैं पूरा काम सिखा दूंगी। हाँ धन्यवाद। उस दिन आपकी बेटी ने शादाब को काम पर रख के हमारी तो जैसे जिंदगी ही बदल दी। आपकी बेटी की संगत में मेरा शादाब तो पूरी तरह बदल गया, एक जिम्मेदार इंसान बन गया जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। मेरा दिल कह रहा है हमारे बच्चे जरूर सही सलामत वापस आ जाएंगे हमारे पास। माँ तुम यहाँ? अरे क्या हुआ? अरे आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है तुम्हारी बेटी डॉक्टर बन गई है। अरे ये देखो मेरा मेडल और ये है मेरा सर्टिफिकेट। अक्सर ये देखा जाता है कि अपनी मंजिल तक पहुंचने का संघर्ष इंसान के आदर्शों को कमजोर बना देता है, उसकी सोच को बदल देता है। लेकिन दिव्या के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़े शहर के बड़े हॉस्पिटल में नौकरी करने और विदेश जाने के ऑप्शंस खुले होने के बावजूद भी
उसने गरीब बस्ती में अपना छोटा सा क्लिनिक खोला था। वो ना सिर्फ गरीबों का मुफ्त इलाज किया करती थी बल्कि वहां रहने वाले बच्चों और बूढ़ों को पढ़ाया भी करती थी। पर ये नेक इंसान, ये काबिल डॉक्टर अचानक कहीं गायब हो गई थी और माना यह जा रहा था कि हो ना हो उसकी हत्या कर दी गई है। सर, दिव्या की डीएनए रिपोर्ट। तो क्या है रिपोर्ट? सब रिपोर्ट से पता चल रहा है कि क्लिनिक में जो खून था वो दिव्या का ही था। क्लिनिक में जितना खून मिला है अगर वो दिव्या का है तो वो जरूर बहुत जख्मी हालत में होगी। बिल्कुल सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि दिव्या का कत्ल कर दिया गया हो वहीं उसी के क्लिनिक में, फिर उसकी बॉडी को ले जाकर कहीं डंप कर दिया गया हो और यह कत्ल शादाब ने होते हुए देख लिया हो इसलिए उसे भी गायब कर दिया गया हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उस सूरत में तो शादाब को भी वहीं मार देना चाहिए था क्लिनिक में और फिर हमें उसका खून भी मिलता वहां, मगर ऐसा नहीं हुआ। एक काम करो, पता करो कि क्या उस बस्ती में कोई ऐसा था जो दिव्या और शादाब को नुकसान पहुंचाना चाहता था। यस सर। बहुत नेक इंसान है वो साहब। साहब वो तो अल्लाह की बंदी है, उसकी संगत में आके शादाब जैसा एक नंबर का निकम्मा बंदा भी सुधर गया, अल्लाह की राह पे चलने लगा। साहब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम गरीब लोग पढ़ लिख सकते हैं। ये सब है ना डॉक्टर साहबा की वजह से मुमकिन हुआ है। वो खुद हमें क्लिनिक के बाद सबको पढ़ाती थी। अल्लाह उनको सलामत रखे। सर मैंने पता किया, शादाब की किसी से दुश्मनी नहीं थी। तुम लोग बस्ती के बाकी लोगों से पता करो। ओके। सर इन लोगों की बातों से तो लगता है कि दिव्या का कोई दुश्मन ही नहीं हो सकता और शादाब की भी किसी से दुश्मनी की बात सामने नहीं आई, तो फिर ये कौन हो सकता है जिसने सब किया होगा? हो सकता है कि वो शख्स जिसका नाम दिव्या हमसे छुपा रही थी वो कत्ल तो किसी और का करना चाहता हो, लेकिन जब उसे पता चला कि दिव्या ने हमें अप्रोच किया है तो उसने दिव्या को रास्ते से हटा दिया। अम्मी 2 दिन से आपने कुछ नहीं खाया है। कल रात से आप दुआ में बैठी हैं, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। आप ये नहीं सोच रही हैं कि अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। कहाँ है? कहाँ है वो? हाँ? उसी ने गायब किया है डॉक्टर को। जल्दी बोल। अरे क्या कर रहे हो? हाँ? हमें खुद पता नहीं शादाब कहाँ है, तो वो ये सब कुछ कैसे कर सकता है? वो तो उसी हालत में जो उस डॉक्टर की हालत है। पूरी बस्ती के लोग जानते हैं तेरा लौंडा ही ऐसा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। नहीं करे बता दे, मैं बता रहा हूँ। कहाँ से मेरी अम्मी को छोड़ो। क्या कर रहा है? क्या चल रहा है? नहीं 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 सब रुको सब बता। बस उठ उठ। एक बूढ़ी औरत और लड़की पे हाथ उठाता है, सूरमा समझता है कि अपने आप को? क्यों किया ऐसा बता, नहीं तो तेरी चमड़ी उतार दूंगा। क्या दुश्मनी थी तेरी शादाब और उसके परिवार से? साहब हम गलत नहीं है, शादाब ने ही दिव्या डॉक्टर को गायब किया है, ये मुझे मालूम है। और मुझे लगा कि उसकी माँ को पता होगा कि शादाब कहाँ पर छिपा बैठा है। तू कौन है कानून को अपने हाथ में लेने वाला है? और तुझे कैसे लगता है कि शादाब ने दिव्या को मारा है? सब शादाब बदलने का केवल दिखावा करता है, असल में वो बदला नहीं है बिल्कुल। तू कैसे कह सकता है? साहब मैंने अपनी आंखों से देखा था। साहब एक दिन मैं क्लिनिक पे दवाई की डिलीवरी देने के लिए गया। शादाब चौथी बार मैंने तुम्हें चोरी करते हुए पकड़ा। शर्म नहीं आती? जिस जगह पर काम करते हो वहीं से पैसे चोरी करते हो। मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद तुम अपनी ड्रग्स की लत नहीं छोड़ पा रहे, यहीं से पैसे चोरी करते हो फिर ड्रग्स भी खरीदते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और दिव्या मैम, वो क्या है कि कोशिश बहुत कर रहा हूँ छोड़ने की, पर आदत छूट नहीं रही है। छूट नहीं रही है? ठीक है, निकलो अभी के अभी यहाँ से निकलो और फिर अपनी लत को कहीं और जाकर पूरा करो। निकलो यहाँ से। दिव्या मैम, एक आखिरी चांस, अम्मी की कसम आगे से नहीं होगा। अम्मी की कसम? तुम्हारी अम्मी की वजह से ना मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर फिर से तुमने ऐसी हरकत की ना तो तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी, समझे तुम? साहब नशेड़ियों का क्या भरोसा, शादाब ने फिर से चोरी की होगी और दिव्या मैडम ने उसे पकड़ लिया होगा, इसीलिए उसने दिव्या मैडम के साथ कुछ गलत किया और वहां से फरार हो गया। साफ झूठ बोल रहा है वो। हाँ मेरे बेटे को नशे की आदत थी और वो चोरी भी करता था, लेकिन जब से वो डॉक्टर जी की संगत में आया है वो एकदम बदल गया था। पिछले 2 महीने से ना ही उसने कोई नशा किया था
और ना ही कभी चोरी की थी। ये सारे इल्जाम झूठे हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि शादाब सुधरने का दिखावा कर रहा, असलियत कुछ और। नहीं साहब, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ, ऐसे दिखावा नहीं कर सकता वो। शादाब की किसी से दुश्मनी, कोई ऐसा इंसान जो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता? नहीं तो ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते थे, लेकिन किसी से कोई रंजिश वाली बात ऐसा तो कुछ नहीं था। हेलो, क्या? ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। सर, बस्ती के बाहर एक बॉडी मिली है। सर, ये तो रूबीना है। साहब, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम गरीब लोग पढ़ लिख सकते हैं। ये सब है ना डॉक्टर साहबा की वजह से मुमकिन हुआ है। अल्लाह उनको सलामत रखे। दिव्या की क्लिनिक में साफ सफाई का काम करती थी। हटो, हटो। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया मेरी अम्मी को? छोड़ो। लेके जाओ, लेके जाओ। नहीं अम्मी। सर, हो सकता है कि ये मामला दिव्या और शादाब के मामले से जुड़ा हुआ हो। अभी तो हमें ये भी नहीं मालूम कि आखिर मामला क्या है। वो दोनों सिर्फ गायब हुए हैं या उन्हें मार दिया गया है, किसी जुर्म का शिकार हुए हैं या खुद मुजरिम है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। यस। अम्मी के साथ साथ मैं भी सफाई में उनके साथ हाथ बटाती थी, पर किसी ने मेरी अम्मी को क्यों मारा होगा मुझे नहीं पता। याद करके बताओ, कोई ऐसा शख्स जिसकी तुम्हारी अम्मी से रंजिश हो, या तुमने अपनी अम्मी के बर्ताव में कोई बदलाव देखा हो, या अपने आसपास कोई अजीब सी बात देखी हो तो बताओ हमें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। देखो, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी अम्मी के कातिलों को पकड़ें तो जो भी जानती हो बताओ, क्योंकि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही हो। जिस शाम दिव्या मैडम गायब हुई थी उस समय मैं और अम्मी उनकी क्लास में ही थे, और करीब 9:15 बजे जब हम घर आए तो अम्मी को किसी का फोन आया था। थक गई होगी ना? हाँ, बहुत जा, ज्यादा। हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। जा। हेलो, हाँ, अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। सुन, क्या हुआ अम्मी? तू खाना खा, मैं अभी आती हूँ। हाँ, उसके बाद जब अम्मी वापस आई तो मैंने देखा कि वो बाहर कुछ जला रही थी। और अम्मी उन कपड़ों को जला रही थी जो वो घर से निकलते वक्त पहनी थी। अम्मी, ये क्या कर रही हो? जाके सो जा अंदर, जा जा। और सुन, ये कुछ भी देखा है ना तूने, इसका जिक्र किसी के सामने मत करना, वरना आफत आ जाएगी तुझ पर भी और मुझ पर भी। जा अंदर। रूबीना की कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और पता करो कि 10 सितंबर की रात उसने किससे बात की थी। यस। सर, इतना तो कंफर्म हो गया है कि रूबीना क्लिनिक आई थी, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि वो क्यों आई थी। सर, कहीं कातिल रूबीना ही तो नहीं जिसके बारे में मोहन करने दिव्या हमारे पास आई थी? सूतरखाना बस्ती में एक मर्डर होने वाला है, मैं उसी के लिए आपको वार्न करने आई हूँ। हो सकता है। एक मिनट। हेलो, क्या? ठीक है सर, और एक लाश मिली। कहाँ? बस्ती के बाहर। चलो। सर, ये तो अजीम है। नशेड़ियों का क्या भरोसा, शादाब ने फिर से चोरी की होगी और दिव्या मैडम ने उसे पकड़ लिया होगा, इसीलिए उसने दिव्या मैडम के साथ कुछ गलत किया और वहाँ से फरार हो गया। दिव्या की क्लिनिक में मेडिसिन सप्लाई करता था। लोगों से पता करो किसी ने कुछ देखा क्या? यस सर। दिव्या और शादाब अचानक गायब हो जाते हैं। क्लिनिक में हमें दिव्या का खून मिलता है, जिससे हमें लगता है कि दिव्या को मारा जा चुका है। फिर हमें 2 लाशें मिलती हैं, एक उसके क्लिनिक में काम करने वाली रूबीना की और दूसरी उसकी मेडिसिन सप्लायर अजीम की। सर, इस कत्ल की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इसका कोई ना कोई कनेक्शन दिव्या, शादाब या
उस क्लिनिक से ज़रूर है। या ये भी हो सकता है कि हमें गुमराह करने के लिए क्लिनिक में ब्लड फैलाया गया, क्योंकि मिसिंग तो दिव्या और शादाब है, लेकिन लाशें हमें दूसरों की मिल रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सबके पीछे वो दोनों ही हो? मैं जानती हूँ तुम घर जाना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। बाहर जाओगे तो खतरे में पड़ जाओगे, और अगर खतरे में पड़ गए तो तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी बहन का क्या होगा? सोचो जरा। हाँ? हाँ? उनको बता दूं कि तुम ठीक हो, और शादाब अगर मैंने उनको बता दिया तो सबको पता चल जाएगा। हाँ? दिया, दिव्या, दिव्या के बारे में जानना चाहते हो तुम? सर ये अब्दुल है, दिव्या का पेशेंट। बैठो। बस्ती में पूछताछ के दौरान इसने बताया कि दिव्या के क्लिनिक में बच्चे की डिलीवरी के वक्त जो औरत की मौत हुई थी वो किसी गफूर की बीवी थी, और इन सब के लिए वो उसे जिम्मेदार मानता था, इसलिए उससे काफ़ी नाराज़ भी था। ये बात कितने पहले की है? करीब सर 3 महीने पहले की। मैं डायबिटीज की दवा लेने गया था डॉक्टर साहिबा के क्लिनिक पर, वहाँ एकदम से गफूर आ गया। बंद कर अपनी ये मौत की दुकान। तेरी वजह से मेरी बीवी की जान चली गई। तू कातिल है। अब ये तेरी दुकान चलने नहीं दूंगा, तेरी दुकान नहीं चलने दूंगा मैं। इसको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता इसे। गफूर भाई क्या में दवाइयां देती है। चुप, बिल्कुल चुप। मैंने नहीं, आपने मारा है अपनी बीवी को। 9 सालों में 7-7 बच्चे पैदा करवाकर 8वीं तक आते आते बेचारी के शरीर में जान तक खत्म हो गई, मर गई बेचारी, दम तोड़ दिया उसने, बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। और फिर भी अगर आपको लगता है ना कि मैंने आपकी बीवी का कत्ल किया है तो फिर ठीक है, मुझे मारिए, लेकिन इस क्लिनिक की तरफ आंख उठाकर भी मत देखिएगा। जानते हैं आप कितने जरूरतमंदों की उम्मीद है ये क्लिनिक। इसे अगर चोट पहुंचाने की कोशिश भी की ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। निकलिए यहाँ से, निकलिए। गफूर भाई शांत हो जाइए, गफूर भाई शांत हो जाइए। ये बात पहले क्यों नहीं बताई तुमने? सर मैं कोई मुश्किल में नहीं आना चाहता था। गफूर खतरनाक आदमी है। साहब, सर फिर गया था मेरा उस वक्त। 7 बच्चे थे, सामने उनकी अम्मी गुजर चुकी थी उस डॉक्टरनी की वजह से। और साहब इस बात को 3 महीने हो गए, अब मैं क्यों मारूंगा उसे? हो सकता है तुम मौके का इंतजार कर रहे हो या मामला ठंडा होने का। साहब अगर मुझे उसे मारना ही होता तो मैं मौके का इंतजार क्यों करता? मैं जाता और उसे मार देता। 2 महीने पहले मेरी दूसरी शादी हुई और मेरी नई बीवी पुरानी बीवी से कहीं बेहतर है। एक प्रकार से तो मैं शुक्रगुजार हूं उस डॉक्टरी साहब का। नहीं साहब, मैंने उसे नहीं मारा। गफूर गुस्सेल जरूर है, लेकिन लगता नहीं इसने दिव्या का खून किया है। सर मैंने इसकी दूसरी बीवी और पड़ोसियों से भी बात की। 10 सितंबर की रात को आपके शौहर कहाँ थे? साहब मेरे शौहर तो पूरी रात घर पे ही थे मेरे साथ। सर अगर गफूर को भी सस्पेक्ट लिस्ट से हटा देंगे तो हम वहीं आ जाएंगे जहाँ से हम चले थे। अब ना हमारे पास कोई सस्पेक्ट है और ना ही कोई लीड। सर अजीम की लास्ट लोकेशन ट्रेस हो गई है। जाओ। सब 10 सितंबर को 8:30 से लेकर 10 बजे तक अजीम भी दिव्या के क्लिनिक पे ही था। ओह, तो यानी उस रात क्लिनिक में 4 लोग थे, दिव्या, शादाब, रूबीना और अजीम, और इन चारों के बीच कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। ये बिना वजह एक साथ नहीं थे। इन चारों के एक साथ होने के पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। एक काम करो कभी, रूबीना और अजीम की फोन लोकेशंस चेक करो और पता लगाओ कि रात 10 से 1 बजे के बीच ये कहां थे। यस सर। उस रात रूबीना और अजीम दोनों के फोन इसी लोकेशन पे थे और 10 से लेकर 12 बजे तक वो लोग यहीं पे थे। उस रात क्यों आए होंगे यहाँ और 2 घंटे क्या कर रहे थे? सर शहर और लोगों की नजरों से बचा हुआ इलाका है सर, और जमीन भी खाली है, कुछ भी हो सकता है। चेक करो आसपास। सर यहाँ कुछ है? सर लगता है यहाँ पे किसी को घसीट के ले जाया गया। माफ हो तो। ए रुक।
अब तक की जांच में जो तस्वीर सामने आई थी उससे यह साफ हो चुका था कि वो दिव्या की भलाई, उसकी उदारता ही थी जिसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी थी। मिट्टी में सनी जमीन पर पड़ी उसकी लाश हमारे उस सदियों पुराने यकीन पर सवाल उठा रही थी कि जो लोग भले होते हैं उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता। उसकी माँ जो अब तक हर डर को दरकिनार कर उसके लौटने की उम्मीद लगाकर बैठी थी, उसकी उम्मीद मिट्टी में मिल गई। एक जीवन जिसने कई जीवन बदले और कई औरों को बदलने की चाहत रखता था, उस जीवन को समय से पहले ही मिट्टी में मिला दिया गया, खत्म कर दिया गया। इस मामले की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को अब सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखाई दे रहा था, उस मुजरिम तक पहुंचना जिसने दिव्या को इस अंजाम तक पहुंचाया था। लेकिन उससे पहले उन्हें दिव्या की मां को उनकी बेटी से मिलवाना था। मेरी बेटी, मेरी बेटी को उठाओ कोई। बेटा देख मम्मी आई है, देख बेटा उठ मां आई है। नहीं छोड़ोगी मैं, उसे सजा जरूर दिलवाऊंगी मैं। बस शांत हो जाओ, अल्लाह की मर्जी के आगे किसकी चलती है। देखिए, इस गुनाह के लिए जो भी जिम्मेदार है हमारे हाथों से बचेगा नहीं। धीरज रखिए। साहब, शादाब का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, लेकिन या तो वो खुद किसी जुर्म का शिकार हो गया है या इस सारे मामले के पीछे उसी का हाथ है, और दोनों ही सूरतों में ज्यादा दिन चुप नहीं पाएगा हमसे। ढूंढ निकालेंगे उसे। दवा ले लो, कुछ आराम मिल जाएगा। ये लो। दवा क्यों नहीं ले रहे हो? बाथरूम। बस कुछ दिन की बात और है ना, फिर हम घर चलेंगे तुम्हारी अम्मी और रजिया से मिलने। थोड़ा सब्र रखो। हिम्मत से। शादाब, आराम से। शादाब, तुम ऐसा नहीं कर सकते। शादाब, दरवाजा खोलो। शादाब, खोलो दरवाजा। सर, अभी गफूर की वाइफ घर से बाहर निकली है। या अल्लाह, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पैसे लाइए ना। हाँ, चल पैसे निकाल। देख, ये सब पुलिस को गलतफहमी हुई है। सच्ची? हाँ, और तो फिक्र मत कर। सर, दिव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, उसकी मौत गला दबाने से हुई थी, लेकिन सर उसके मारने से पहले उसके साथ रेप किया गया था। क्या? और कुछ? सर, दिव्या के बॉडी में 2 लोगों के सीमेंट्स मिले हैं। उसमें से एक सैंपल अजीम के डीएनए से मैच होता है, लेकिन दूसरे सैंपल का कोई मैच नहीं मिल रहा। एक काम करो, उस बस्ती में जितने भी ऐसे मेल्स हैं जिनका दिव्या से ज्यादा इंटरेक्शन था या जो हमारे शक के दायरे में आते हैं, सबके सैंपल्स मैच करवाओ। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? ओके सर, शादाब लौट आया है। चलो, उस बस्ती में जितने भी ऐसे मेल्स हैं जिनका दिव्या से ज्यादा इंटरेक्शन था या जो हमारे शक के दायरे में आते हैं, सबके सैंपल्स मैच करवाओ। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? ओके सर, शादाब लौट आया है।
चल, हम जानते हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन हम पूरा वाकया जानना चाहते हैं। सब कुछ बताओ हमें, क्या हुआ तुम्हारे साथ, पूरी बात बताओ। अच्छा, ओके ओके, रिलैक्स। अच्छा, लो इस पे लिख के बताओ, लिखो इस पे। उस रात हम क्लिनिक से निकलने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक पीछे से मेरे सर पर किसी ने वार किया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं कहीं खुले में जमीन पर पड़ा था। इधर उधर देखने की कोशिश की तो दो लोग नजर आए। एक तो जमीन में गड्ढा खोद रहा था जिसकी शक्ल मैं साफ साफ नहीं देख पाया, और दूसरा था अजीम। साथ में दिव्या मैम जमीन पर पड़ी थी, शायद मर चुकी थी वो। मैंने शोर मचाने की कोशिश की लेकिन अजीम ने मेरा मुंह दबा दिया। मुझसे पूछा कि मैं उसकी तरफ हूँ या दिव्या मैडम की तरफ। मैंने दिव्या मैडम का नाम लिया और जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं नरगिस के घर में था। और मौका मिलते ही तुम वहां से भाग निकले। हेलो, पकड़ो इसे, चले चलो चलो। मैं सिर्फ शादाब की मदद करना चाहती थी। एक दिन बस्ती के बाहर सुनसान जगह पे शादाब मुझे बेहोश मिला। शादाब! कैसे भी करके मैं शादाब को घर लाई। जब उसको होश आया तो वो दर्द के मारे चीखने लगा, चिल्लाने लगा। अगर शादाब की इतनी फिक्र थी तुम्हें तो पहले क्यों नहीं आई हमारे पास? क्योंकि गफूर किसी को भी मार सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। मौके वारदात पे वही तीनों वहां पे मौजूद थे, गफूर, रुबीना और अजीम। कौन है? कौन है वहाँ? चल चल। कौन है? लेके जाओ उसको, लेके जाओ इनको भी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। बहुत जान है तुझमें। हमें मालूम है कि उस रात क्लिनिक में दो लोग थे, एक अजीम और दूसरा तू। बहुत होशियारी दिखाई थी ना तूने। वारदात की जगह पे सेल फोन लेके नहीं गया था अपना। अब आगे अपने आप बोलेगा कि पीटे हैं। बताता हूँ साहब। शुरू जा। मैंने देख अजीम, ये बहुत बड़ी साजिश है हम लोग के खिलाफ। ये हमारा मजहब बदलना चाहती है। कोई आज की दुनिया में मुफ्त में इलाज करता है, कोई मुफ्त में दवाइयां देता है। इस बात को समझो अजीम, इस बात को समझो। आप सही कह रहे हो गफूर भाई। लेकिन किया क्यों ऐसा? अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए? हाँ सर, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन उसे बुला नहीं पाया साहब। बंद कर अपनी ये मौत की दुकान। तेरी वजह से मेरी बीवी की जान चली गई। तू कातिल है। चुप, बिल्कुल चुप। मैंने नहीं, आपने मारा है अपनी बीवी को। 9 सालों में 7-7 बच्चे पैदा करवाकर मर गई बेचारी, दम तोड़ दिया उसने, बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। और फिर भी अगर आपको लगता है ना कि मैंने आपकी बीवी का कत्ल किया है तो फिर ठीक है, मुझे मारिए। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन उसे बुला नहीं पाया साहब। एक दिन जब मैंने शादाब और दिव्या को मंदिर जाते हुए देखा, मुझे मौका मिला अपने लोगों को उनके खिलाफ भड़काने के लिए। ये क्या कह रहे हैं आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। मैं शादाब को मंदिर अपने साथ इसलिए लेकर गई थी क्योंकि मैं मंदिर अकेले नहीं जाना चाहती थी, और कोई बात नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। हाँ गफूर भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? भला मैं अपना मजहब क्यों बदलूंगा? तुझे समझ में नहीं आ रहा है? ये लड़की हमारी बस्ती में मुफ्त में दवाइयां देकर और इलाज करके हम लोगों का मजहब बदलना चाहती है। हमने उसे
उसके दवा खाने से उठाया। हेलो। हाँ रूबीना, क्या हुआ? दीदी, ये मजहब बदलना चाहती है। पैसे ले और जबान मत खोलना, ठीक है? शादाब को भी साथ लेके गए और बस्ती के बाहर एक सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ क्या हुआ? मर गई? हाँ, चल इसको ठिकाने लगाते हैं। अजीम ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की साहब कि अपना मुंह बंद रख और हमारा साथ दे। दिव्या मैम का साथ देगा? दिव्या मैम का साथ देगा? इसलिए उसे खामोश करना बहुत जरूरी था साहब। सबको बताएगा? सबको बताएगा? तो रूबीन और अजीम को क्यों मारा? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा साहब। हम लोग खुद ही परेशान। दिव्या मैडम ने कॉलेज में दाखिला करवाया था। मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था कॉलेज से अलग अलग धर्मों में मिलने वाली समानताओं को लेकर, इसलिए हर धर्म के बारे में जानना था मुझे। इसलिए मैं दिव्या मैडम के साथ मंदिर गया था। गफूर ने कबूल कर लिया कि उसने दिव्या का रेप और मर्डर किया, मगर उसने हमें यह भी बताया कि उसने रूबीन और अजीम को नहीं मारा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दिव्या की मौत का बदला लेने के लिए तुमने उन दोनों को मारा? हाँ कबीर, तुम्हारे घर से बरामद हुआ है और मैं पूरा यकीन है कि इस पर लगा हुआ खून रूबीन और अजीम का है। सरकारी लैब की रिपोर्ट से भी साबित हो जाएगा तो बच तो नहीं पाओगी तुम। तो बेहतर है कि अपनी जबान से कबूल कर लो कि जुर्म तुमने किया है। क्यों मारा उन दोनों को? बोलो बोलो। सर, क्योंकि मैं और शादाब एक दूसरे से प्यार करते थे। हम दोनों एक दूसरे से छुप छुप के मिला करते थे और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास सर। वो लोग शादाब को जान से मार देना चाहते थे क्योंकि शादाब इकलौता गवाह बचा था। मैं उसे प्यार करती थी, उसको बचाना चाहती थी और उसको बचाने की खातिर मैं कुछ भी कर सकती थी। इसीलिए मैंने उन दोनों को मार दिया। कैसे मारा? बहुत आसान था। रुबीना को मैंने अकेले में मिलने के लिए बुलाया। यहाँ क्यों लेकर आई हो तुम इस कचरे में? कितनी बदबू आ रही है यहाँ पे। कल तक तुमसे आने लगेगी। फिर मैं अजीम पर जानबूझकर लाइन मारने लगी और वो कबूतर की तरह आग बंद किए मेरे पीछे पड़ गया। एक दिन अरे इधर काहे बुलाई हो हमको? हैं? तालाब भी है, मच्छर भी काट रहे हैं और बास भी आ रहा है। हमको बता दी होती 5 स्टार बुक कर देते। जो काम यहाँ हो सकता है वो 5 स्टार में नहीं। अरे तो ऐसा क्या करने वाली हो जाने मन? गफूर को भी मैं मार ही देती पर वो मेरे हाथ नहीं चढ़ा, गायब हो गया। और इस तरह तुम उस अंजाम तक पहुंच गई जहां तुम्हें पहुंचना भी चाहिए था। कानून को अपने हाथ में लेके अच्छा नहीं किया तुमने। तुम्हें क्या लगा था ये सब करने से प्यार मिल जाएगा तुम्हें? तुम्हारे प्यार ने तुम्हारी कब्र खोद दी। मौत से बदतर जिंदगी जियोगे तुम जेल में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म को भले ही ना समझते हों, लेकिन अपने गलत इरादों के लिए उसका इस्तेमाल करना उन्हें बखूबी आता है। और इतिहास गवाह है कि दुनिया कई बार ऐसे लोगों के हाथों की कठपुतली बनी है। शायद कुछ हद तक इसकी जिम्मेदारी हम सब पर जाती है, क्योंकि हम में से कुछ लोग धर्म के नाम पर बहकावे में आ जाते हैं। पर ऐसा ना हो इसके लिए जरूरी है कि हम किसी भी धर्म या मजहब के मूल तत्व को समझें, ये जानें और इस बात पर यकीन करें कि कोई भी धर्म या मजहब इंसानियत से परे नहीं होता। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको।
जय हिंद। If you want to enjoy more Desi crime content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon. Stay connected with us.